हेलो एवरीवन। आज मैं तुम लोगों के साथ 3 महीने में रैंक कैसे लाना है वो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, एक्सप्लेनेटरी होगी। इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बुलेट प्रूफ फार्मूला फॉर सक्सेस इन एग्जाम, कि मुझे रैंक लाना है और मैं ला के रहूँगा, उसका प्लान क्या है, बुलेट प्रूफ फार्मूला। नंबर 2, आई विल टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, और पूरा ये जो अपना 3 महीने का प्रिपरेशन का पीरियड है। देखो, आज भी कोशिश करोगे तो हो जाएगा, जब जागो तभी सवेरा है। घड़ी काउंट करने से काम नहीं बनता कि 3 महीने हाथ में, कि 4 महीने, कि 2 महीने, कि 2.5 महीने। जो भी वक्त है उसमें कर सकते हो। इन जनरल मैं 3 मंथ्स बोल रहा हूँ। तीसरी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ सेल्फ डाउट्स, कि पढ़ते वक्त बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं, उसको कैसे मैनेज करना है। एंड नंबर 4, आई विल टॉक अबाउट बैक पेन प्रॉब्लम, बिकॉज कांस्टेंट बैठ के पढ़ते वक्त बैक पेन होंगे। तो इन चारों मुद्दों पे मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, बुलेट प्रूफ फार्मूला फॉर रैंक। 4 स्टेप्स बताऊंगा, एकदम तगड़े तरीके से फॉलो करोगे, काम हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है, जब भी तुम पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ने का जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, रेजिस्टेंस होता है, फ्रिक्शन होता है। तो मोमेंटम बिल्ड करना है। सबसे इजी होगा, जो चैप्टर प्लान कर रखे हो पढ़ने के लिए, उसके लिए मैराथन देख लो। मैराथन जनरली किसी भी चैप्टर के छोटे ही होते हैं, 1 घंटे से ½ एन आवर टू 1 आवर होते हैं, और उसको तुम फास्ट करके भी देख सकते हो। तो मैराथन देखने से क्या होगा, इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम तुम फुल डिटेल कवरेज कर पाओगे। पूरा चैप्टर का ग्लिम्स एक बार में तुमको मिलेगा और मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। तो वो जो रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगा, मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। दैट इज स्टेप नंबर 1, मैराथन। स्टेप नंबर 2 होता है बुक रिवीजन, मतलब सेल्फ रिवीजन। आपके पास जो भी बुक है, कॉपी नोट्स है, अब आप उससे रिवीजन करना स्टार्ट करो। देखो, ये नहीं कर सकते कि स्टेप 1 करेंगे तो 2 नहीं, 2 नहीं करेंगे तो 1, दोनों जरूरी है। मैराथन आपको मोमेंटम में लेके आ जाएगा, तुरंत आपको फुल पिक्चर दिखेगी, ताकि आपको पता चल जाए कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है और लेस इंपॉर्टेंट या इंट्रोडक्टरी टाइप के टॉपिक्स कौन है। पर सेल्फ रिवीजन जो बुक और कॉपी नोट से होता है, उसकी बात अलग होती है। आपको एग्जाम में जाकर लिखना है, आपको जाकर एग्जाम में समरी नहीं बतानी है। तो जब तक आप बुक रिवीजन और कॉपी रिवीजन जो भी होता है वो नहीं करोगे ना, तब तक आप कोई भी टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे और एग्जाम में लिख नहीं पाओगे। तो सेकंड स्टेप है सेल्फ रिवीजन फ्रॉम बुक एंड कॉपी नोट्स। थर्ड स्टेप होता है क्वेश्चन बैंक। 4 स्टेप्स जो मैं बोलने वाला हूँ बुलेट प्रूफ फॉर्मूला के अंदर, उसमें थर्ड स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में अक्सर क्या होता है कि हम लोग कम टाइम लगाते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमें आंसर का कंक्लूजन पता है, यस, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। वो ना करो, एक बार पूरा का पूरा आंसर रीड करो। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और फिर पूरा आंसर रीड करो। उससे तुमको ये पता चलेगा कि आंसर में मुझे कितनी बातें लिखनी पड़ती है, क्या क्या बातें लिखनी पड़ती है, जो बातें मैं सोच रहा था उसकी ज़रूरत है या नहीं है। फुल आंसर रीड करो। तो डिवोट मोर टाइम टू क्वेश्चन बैंक। एंड द लास्ट एंड द फोर्थ स्टेप इज टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स वगैरह सॉल्व करो, टेस्ट पेपर्स को पढ़ो, देखो तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। टेस्ट पेपर को लिख के सॉल्व करना जरूरी नहीं, थोड़ा लिख भी सकते हो और बाकी रीड करके भी कर सकते हो कि तुम्हें आंसर आता है कि नहीं आता। वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब अगर मेरे सामने कोई न्यूमेरिकल सम आएगा तब तो मुझे उसको एक बार रफ में सॉल्व करके आंसर निकालना ही पड़ेगा। पर अगर मेरे सामने कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो मैं रीड करके भी मेंटली आंसर सोच के सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो ये 4 स्टेप्स एकदम याद रखना। मैराथन टू ब्रिंग इन टू मोमेंटम, second is self revision for detailed knowledge about each and every topic that I'm going to write in exam. Third is क्वेश्चन बैंक, पूरा रीड करो, रीड दी आंसर्स, डिवोट टाइम। क्वेश्चन बैंक के साथ खेलो, ये इजी है, ये मीडियम है, ये हार्ड है। जो मीडियम हार्ड है उसको बार बार देखना है, जो इजी है दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। इजी और मीडियम और हार्ड ना काफ़ी हद तक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। जो चीज़ दूसरों के लिए हार्ड है वो मेरे लिए इजी हो सकता है अगर मेरी तैयारी अच्छी है तो ये खुद मार्क करना ज़रूरी होता है, बावजूद इसके कि हम लोग तो बताते ही हैं। एंड फोर्थ इज टेस्ट पेपर सॉल्व करो। एग्जाम के ठीक पहले ना ICI के मॉक टेस्ट पेपर्स और रिविजन टेस्ट पेपर्स आते हैं। ICI के मॉक टेस्ट पेपर्स और रिविजन टेस्ट पेपर्स, क्योंकि वो ICI बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के बनाए हुए हैं, इंस्टीट्यूट काफ़ी खर्चा करती है उसको बनाने में, तो वो ज़रूर एक बार देख लो, उससे एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि तुमसे कितना सॉल्व हो रहा है, कितना नहीं सॉल्व हो रहा है। बाकी कोई भी टेस्ट पेपर्स में वो ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती जो खुद ICI के टेस्ट पेपर में हो सकती है। तो ये था पहला स्टेज जो मैंने अभी डिस्कस किया, योर बुलेट प्रूफ फॉर्मूला फॉर रैंक। सेकंड में डिस्कस करने जा रहा हूं टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो 2 एंगल होते हैं। एक है कि हमारे पास हाउ मच टाइम डू वी हैव इन हैंड,
सी टाइम इज़ द अल्टीमेट रॉ मटेरियल फॉर अ स्टूडेंट, जिसको यूज़ करके वो फिनिश गुड्स और रिजल्ट्स में कन्वर्ट करेगा। तो आपके हाथ में कितना टाइम है उसको आप क्वांटिफाई करो कि मान लीजिए आपके पास 80 दिन है, 90 दिन है, 100 दिन है, 70 दिन है, 60 दिन है, जितने भी दिन है, और एक दिन में आप कितने घंटे ऑप्टिमली पढ़ सकते हो। डोंट मेक इट लाइक 16 आवर्स 14 आवर्स, वो इम्प्रैक्टिकेबल है। तुम अगर पढ़ने बैठोगे किताब के साथ 12 घंटा भी बैठोगे तो इफेक्टिव पढ़ाई 9 से 10 घंटे ही हो पाएगी मैक्स टू मैक्स। तो एक रीजनेबल टाइम लेके चलो, 10 घंटा ऑन एन एवरेज डेली। तो टाइम को क्वांटिफाई करो। नाउ टाइम क्वांटिफाई करने से खाली काम नहीं बनता, एक होता है ब्रेन या माइंड मैनेजमेंट। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं करना है, मेरे पास जो हाथ में टाइम है मुझे उसको ऑप्टिमाइज करना, वो तब होगा जब मेरा ब्रेन ऑप्टिमली काम कर रहा हो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये अब टाइम मैनेजमेंट वाला स्टेज 2 है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इन 3 महीनों में अपनी खुराक को, मतलब डाइट को, जो सॉलिड फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो इंडिया का स्टेपल फूड है, रोटी या चावल वगैरह, उसकी क्वांटिटी कम कर दो। तुम अगर रोटी खाने वाले व्यक्ति हो तो क्वांटिटी थोड़ी कम करो, चावल खाते हो तो क्वांटिटी कम करो। ये जो सॉलिड कार्बोहाइड्रेट फूड्स होते हैं ना, ये ज़रूरी है बॉडी के लिए, पर अगर तुम बहुत ज़्यादा खा रहे हो, स्वाद के लिए खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो ना, या ब्रेक लेने के चक्कर में खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो वो तुम्हारी नींद को बढ़ा देगा, ठीक है, माइंड को एकदम डल कर देगा, और ज्ञान 1 घंटे में जितना एब्जॉर्ब करना चाहिए उतना नहीं कर पाओगे, कम एब्जॉर्ब करोगे। देखो, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी मैटर करती है। हर किसी के लिए वक्त बराबर नहीं होता है। मेरे लिए 1 घंटे की जो कीमत है, किसी और के लिए 1 घंटे की जो कीमत है, वो सेम नहीं हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप 1 घंटे में कितना नॉलेज एब्जॉर्ब कर सकते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। तो वही ब्रेन ऑप्टिमाइज करना भी जरूरी है। तो खाने पीने पे थोड़ा ध्यान दो। मेरा कहना है सॉलिड फूड पे थोड़ा कम जाओ, रोटी चावल वगैरह पे थोड़ी क्वांटिटी कम करो, और लिक्विड बढ़ा दो। लिक्विड बढ़ा दो का मतलब होता है चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। अगर ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। टी कॉफ़ी अगर आप ब्लैक में जा रहे हो तो ठीक है, 2-3 महीने आप पी सकते हो, ऐसा कोई आपको बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। और उससे क्या होता है ना, एक हल्का सा वो ब्रेक की तरह भी रहता है और थोड़ा रिलैक्स भी महसूस होता है। सेकंड क्या होता है, ये टाइम के अलावा स्लीप बहुत मैटर करती है। मतलब एक तो हमको अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज करना है। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप सोचोगे कि मैं कम सो के टाइम बचा लूँगा, ब्लेंडर करोगे अपने लिए, सबसे परफेक्ट जो भी तुम्हारा सोने का टाइम है, दिन या रात का, उसको परफेक्टली एकदम, स्लीप को तो एकदम सेक्रेड रखो अपने लिए। स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा मतलब माइंड रेस्टेड रहेगा ना अपने वर्किंग आवर्स में, तुम उतनी स्पीड के साथ दनादन रिविजन कर पाओगे, नॉलेज अब्जॉर्ब कर पाओगे। तो स्लीप को बहुत सेक्रेड रखो। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोपामीन डिटॉक्स। इसका क्या मतलब होता है, हम लोग जनरली वो एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमें प्लेजर देते हैं, जैसे मोबाइल उठाया, रील्स देख ली, यूट्यूब देख ली, सोशल मीडिया स्कैन कर लिए, इट गिव्स यू इमीडिएटली अ डोपामाइन रिलीज की बहुत अच्छा लग रहा है, इंटेंस। तो जब तुमको अदर सोर्सेस, पढ़ाई के बदले अदर सोर्सेस से वो तुम्हारा डोपामीन मिलेगा ना, तो पढ़ाई में कभी इंटरेस्ट आएगा नहीं, और तुम कभी भी फुल माइंड के साथ पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तुम हमेशा उसे भागते रहोगे, एंड यू विल बी लुकिंग फॉर ब्रेक्स एंड गैप्स। तो कोशिश करो कि अपना सोशल मीडिया कंजम्पशन या वो जितने भी प्लेजर के सोर्सेज हैं उनको एकदम दबा दो, ख़त्म कर दो। जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि एकदम माइंड एकदम मॉन्क मोड में होना चाहिए, वैसा कर लो अपने लिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट बोले वो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। स्लीप को एकदम सेक्रेड रखो, सोना ही है 8 घंटे कम से कम, बढ़िया से एकदम सोना है, ताकि जब मैं जाग रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। नंबर 2, खाना सॉलिड फूड कम करो, चाय कॉफ़ी ब्लैक करो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हो। डोपामिन डिटॉक्स करो। प्लेजर से, पढ़ाई के अलावा कोई भी और एक्टिविटी जिससे प्लेजर मिलता है उसको रोको, स्टॉप करो, रिस्ट्रेन करो, नहीं तो तुम पढ़ाई से हमेशा एस्केप करके वहाँ जाना चाहोगे। एक ऑप्टिमम, नंबर 4, एक ऑप्टिमम टाइम रखो कि भाई मैं दिन में 10 घंटे ही मेरा इफेक्टिव पढ़ाई हो पाएगा। अक्सर क्या होता है, हम लोग प्लान बनाते वक्त बहुत ज़्यादा काउंट कर लेते हैं कि भाई मेरे हाथ में इतने दिन है इंटू 16 आवर्स, तो वो हो नहीं पाता है, और कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन बुरा जाएगा। उसके लिए मेंटली तैयार रखो। एक दिन मान लो कि तुमने प्लान के हिसाब से अपना पूरा अचीव कर लिया, 12 घंटे पढ़ भी लिया, पर ज़रूरी नहीं कि अगले दिन हो पाएगा, तो कोई बात नहीं है, एक दिन अच्छा एक दिन बुरा, वो चलता रहेगा। दीज गैप्स हैव टू बी एकोमोडेटेड इन योर टाइम मैनेजमेंट। ओके, थर्ड स्टेज में मैं जा रहा हूँ, दैट इज़ सेल्फ डाउट या फियर मॉन्जरिंग। ये बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, जब हम लोग कर्म कर रहे होते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो हमको हमेशा रिजल्ट्स की चिंता होती है, डर लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा। ये जो सेल्फ डाउट होता है ना खुद के ऊपर, और फियर मॉन्गरिंग भी होती है, इसको रोकने के लिए 2-3 टिप्स मैं दे देता हूँ। नंबर 1, अपने खुद के लिए आइडेंटिफाई करो द सोर्सेज ऑफ बैड न्यूज़, जिसको सुन के तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट बढ़ जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है।
ये सोर्सेज फ्रेंड से बात करना हो सकता है कि अक्सर क्या होता है जब हम दूसरे लोगों से बात करते हैं इस उम्मीद में बात करते हैं कि हमको होप मिलेगा, कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उल्टा हो जाता है, कुछ बुरा सुनने को मिल जाता है जिससे कॉन्फिडेंस डिफ्लेट हो जाता है। तो आइडेंटिफाई कि तुम किस किस से बात करते हो और उनसे बात करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि गिरता है। अगर गिरता है तो उन व्यक्तियों से टेम्पररी बात करना बंद कर दो। ये नहीं कि रिश्ता काटना है, बाद में बात करेंगे ना, एग्जाम की बात करेंगे, उनको बंद कर दो। और जिनकी बातों से, जिनसे बात करने से विश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनके साथ टच में रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैड न्यूज़ के सोर्सेज बंद करने पड़ेंगे, वो चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई सोशल मीडिया ऐप हो, कुछ भी हो, बैड न्यूज़ से बचना ज़रूरी, नहीं तो वो सेल्फ डाउट को बढ़ाएगा। एक और काम तुम कर सकते हो, हम लोग के लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जब हमने कुछ अचीवमेंट किया होता है छोटा बड़ा, और हमें बहुत प्राउड फील होता है, कॉन्फिडेंस आता है। उन मोमेंट्स को एक नोट डाउन कर लो एक डायरी में, और जब जब बुरा टाइम आए, माथा डाउट हो, तो उसको पढ़ो, उससे कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं तब हो गया था तो आज भी हो जाएगा। थर्ड, पेप टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पेप टॉक, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलते रहना। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, और टाइम टू टाइम मेरी जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होती है वो चेंज होती रहती है। कभी मैं ये बोलता हूँ, कभी मैं वो बोलता हूँ, तो वो तुमको अपने लिए सोचना पड़ेगा कि कौन सी बात तुमको मोटिवेट करती है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है येस आई कैन डू इट, उससे उसको अच्छा लग रहा है तो वो सही है। कोई भगवान का नाम लेके अगर कर रहा है उसको अच्छा लगा तो वो सही है। तो जो भी है एक पेप टॉक होना चाहिए। अपने आप को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोगे तो वो सेल्फ डाउट आने के पहले ही खत्म हो जाएगा। और फियर मॉन्गरिंग से बचो, मतलब वो झूठ मूठ का बहुत ज़्यादा डरा देना। डरने वाली बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, जैसे सोशल मीडिया डर के ऊपर ही चलता है। अगर आपने ये नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, अगर आपने वो नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे, अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा, अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिया तो क्या दिया। ये सब फियर मॉन्गरिंग होता है, इससे बचो, नहीं तो सेल्फ डाउट क्रिएट होगा। तो ये मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड स्टेज सेल्फ डाउट और फियर मॉन्गरिंग को लेके मैंने बोला है। नंबर 1, बैड न्यूज़ के जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो कोई पर्सन है जिससे बात करते हो या सोशल मीडिया है, जो भी है उसको स्टॉप करो। नंबर 2, पॉजिटिव सेल्फ टॉक खुद के लिए डेवलप करो, बार बार अपने आप को बोलो, रिमाइंड कराओ। कोई भगवान का नाम हो सकता है या तुम्हारा अपना खुद का पर्सनलाइज्ड हो सकता है, तुम वो बोलो, उससे धीरे धीरे कम होगा। कॉन्फिडेंस जब जब आए तुम्हारे लाइफ में अचीवमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लो जो तुमको हेल्प करेगा टू गिव यू बूस्ट, एक मेंटल बूस्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट चीज़ मैं बात करना चाहता हूँ, चौथा मुद्दा जो मेरा है वो है हेल्थ। क्योंकि पढ़ाई के काम में क्या होता है, हम लोग लंबे समय तक लेट के भी पढ़ाई नहीं कर सकते। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सिट एंड स्टडी। तो जब तुम सिट एंड स्टडी करते हो ना तो बैकबोन पे बहुत प्रेशर होगा। लगातार जब करते हो ना तो प्रेशर होता है, रोजाना बेसिस पे नहीं होता, पर जब हम पढ़ाई के 2-3 महीने के सेल्फ स्टेज में होते हैं और घर में पढ़ रहे होते हैं ना, तब ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरा इसको लेके 2-3 सजेशन है। मैं बैकबोन के ऊपर तो अलग से किसी दिन बता दूंगा। मैं तकरीबन बैकबोन के ऊपर 30-40 एक्सरसाइजेस करता हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करता हूँ। उससे क्या होता है कि मतलब मुझे एकदम कभी भी बैकबोन की प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे मैं पढ़ा रहा हूँ चाहे बुक बना रहा हूँ। पर 30-40 नहीं तो 3-4 एक्सरसाइजेस तो एकदम मेरे लिए एकदम फेवरेट है, जो करना ही चाहिए कंसिस्टेंट बेसिस पे। 1-2 सिंपल बता देता हूँ खाली अभी के लिए। बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, फिर जाके उठ जाओ, स्ट्रेच कर लो, बॉडी को पूरा एकदम एक बार स्प्रेड करके स्ट्रेच कर लो। ये बार बार करते रहोगे तो वो मतलब क्या होता है ना, रीढ़ की हड्डी जाम नहीं होगी। मतलब नहीं तो क्या होता है ना, बैठे बैठे प्रेशर पड़ने से दर्द बढ़ते जाएगा। कभी मिडिल बैक में दर्द होगा, कभी नेक के आसपास होगा, कभी लोअर बैक में होगा। सेकंड, कुछ एक्सरसाइजेज होते हैं जैसे पेल्विक लिफ्ट होते हैं, कैट एंड काउ पोजीशन होते हैं, इनके हिंदी में भी योगासन के नाम होते हैं, वो भी होता है। तो ये 3-4 एक्सरसाइजेज होते हैं बैकबोन के, जो अगर कर लोगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थोड़ा थोड़ा कर लोगे तो ठीक है। अपने ही रूम में वॉक कर सकते हो, रूम में जगह नहीं है तो एक बार नीचे जाके भी वॉक करके आ सकते हो। लास्ट स्टेज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, 100% कवरेज और सेलेक्टिव स्टडी। इस डिबेट में जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जब आप बुलेट प्रूफ फॉर्मूला फॉलो करोगे ना, 4 स्टेप जो मैंने पढ़ाया, आप खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को पढ़ रहे हो जो एग्जाम में ज़्यादा हॉट है। ये ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे अगर मैं 100% भी पढ़ रहा होता हूँ ना, पर 100% पढ़ने के बावजूद भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसका मल्टीपल रिवीजन हो जाता है और वो ज़्यादा अच्छे प्रिपेयर होते हैं, और कुछ टॉपिक्स एक ही बार पढ़ते हैं और अच्छे प्रिपेयर नहीं होते। तो ये जो 100% कवरेज या सेलेक्टिव स्टडी है, इसके डिबेट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारा माइंड खुद अपने आप ही सही चीज़ को सेलेक्ट कर लेगा, किसी के बोलने से सेलेक्ट नहीं होगा, तुम्हारा खुद माइंड सेलेक्ट करेगा। जैसे तुमने मैराथन देखा, तुमने फिर सेल्फ बुक से कॉपी से रिविजन किया, फिर क्वेश्चन बैंक किया और फिर टेस्ट पेपर्स किए। ये 3-4 स्टेप में तुम देखोगे देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। उन्हीं को तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलते हैं ना, तो वो अपने आप ही हो रहा है। और कुछ टॉपिक्स हैं जो एक ही बार आया था, बार दोबारा नहीं आया, वो कम रिपीट हो रहा है।
तो वो अपने आप ही अपना टेक केयर कर लिया। तो हमको क्यों पढ़ना है इस डिबेट में कि मुझे 100% कवरेज करना है कि सेलेक्टिव स्टडी, वो अपने आप हो जाएगा। सी नोबडी कैन डू अ परफेक्ट सिलेक्शन इन एग्जाम। एग्ज़ाम में हम कितनी भी तैयारी कर लें, पढ़ लें, फिर भी एक जुआ है, मतलब नॉट 100% जुआ, पर फिर भी एक लक फैक्टर तो है ही कि जो भी दांव में ले रहा हूँ मैं उसमें जीतूंगा या मैं हारूंगा। आई कैन इंक्रीज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बाय फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स, बट ऐसा नहीं है कि गारंटी 100% सक्सेस का। तो 100% सिलेक्शन भी कोई अच्छे से नहीं कर सकता। लोग केवल यही कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक के आधार पे, स्कैनर के आधार पे, पास्ट पेपर्स के आधार पे वो एक बता सकते हैं कि ये टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, बट ये एब्सोल्युटली कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये बीकॉम एग्जाम नहीं है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज सीए का। और वो लोग पेपर पैटर्न में चेंज कर देते हैं, अपने टॉपिक सिलेक्शन में चेंज कर देते हैं। कुछ टॉपिक जो काफ़ी समय से हॉट थी, हर बार क्वेश्चन आ रहा था, इस बार नहीं आया। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको कभी वो लोग पूछते नहीं थे, अब इस बार पूछ लिया। तो ये सेलेक्टिव या 100% वाला जो डिबेट है ना, बड़ा मतलब टाइम वेस्ट है, कोई सेंस नहीं है। माइंड अपने आप पिक कर लेगा जो सही है। ओके, तो बहुत सारे टिप्स मैंने तुम्हारे साथ शेयर किए हैं, और मैं बोलता हूँ अगर फॉलो करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। फॉलो करके देखो, कंसिस्टेंसी जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब फिर से वही बात है, हमको कोशिश करते रहना है। अगर एक दिन मेरा खराब भी चला गया तो ये नहीं कि मैं अगला दिन भी खराब करूँगा, ठीक है ना। अगर मान लो हफ्ते में 7 दिन और 7 दिन में मैं 5 दिन अच्छा पढ़ता हूँ, कोई 2 दिन भूल से, जानबूझ के नहीं, भूल से खराब चला गया, मैं अच्छा नहीं पढ़ पाया, तो उसको लेके रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कोटा तो बना के चलो। 3 महीने के अंदर आप, 3 महीने में सपोज 90 डेज होते हैं, तो आप मान के चलो 90 डेज में से 25 डेज तो सत्यानाश बीतेंगे, जब आप बहुत अच्छा नहीं पढ़ पाए, बहुत कम पढ़ पाए। तो वो कोटा तो लेके चलना ही पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि 3 महीना एकदम 100% ऑप्टिमम यूटिलाइज होने वाला है। ओके, आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ स्टेप्स, डू फॉलो देम। और एक बात जाते जाते इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी स्टेप्स मैंने बोले हैं ना, कई स्टूडेंट्स लोगों की एक आदत होती है, बहुत अच्छी आदत है, वो स्टेप्स को सुनते हैं और टाइम कोड बना देते हैं कि इस टाइम पे सर ने ये स्टेप बोला, इस टाइम पे वो स्टेप बोला, और सारे स्टेप्स लिख देते हैं। अगर तुम लोग भी कमेंट में वैसा लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इससे बाकी लोगों को भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।